तो अब आज जो हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे सोर्सेज कि हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से हिंदू लॉ की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन सी चीजों से हिंदू लॉ को उठाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना दो टाइप के सोर्सेज हैं, एक है एंशियंट सोर्सेज और दूसरा है मॉडर्न सोर्सेज। ठीक है, तो एंशियंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं सोर्सेज कि एंशियंट, कभी कभी केवल एंशियंट सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी केवल मॉडर्न सोर्सेज पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम आज पहले बात करेंगे एंशियंट सोर्सेज की। तो देखिए एंशियंट सोर्सेज में जो सबसे पहला सोर्स है कि श्रुति। ठीक है, अब देखिए श्रुति क्या है, जो हमारे सेजेस थे, सेंट्स थे, उन्होंने जो सुना, जो भगवान ने या गॉड ने उनको कहा, तो वो उन्होंने सुना, तो उन्होंने जो भी सुना उसको कलमबद्ध कर लिया। ठीक है, तो श्रुति, श्रुति वर्ड्स कहाँ से आ रहा है, श्रु, श्रु मतलब सुनना। ठीक है, तो जो कुछ भी उन्होंने सुना, जो भी गॉड ने उन्हें रिवील किया, तो वो उन्होंने क्या किया, कलमबद्ध कर लिया। तो श्रुति में जो हमारी चीजें आती हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट एपिक्स आते हैं, वो है जितने भी वेदा। तो हमारे पास जो चारों वेद हैं, ठीक है, जिसमें कि ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद आ गया और अथर्ववेद आ गया। ठीक, ये चारों वेद क्या हैं, श्रुति। ठीक है, ये चारों वेद ही क्या है, हिंदू लॉ के सोर्सेज हैं। इन वेदों में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, वो उनसे हमने अपने हिंदू लॉ को बनाते समय बहुत कुछ उठाया है। ठीक है, तो ये जो वेदास हैं, अब हम इनमें डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि जैसे मोटी मोटी हम बातें जानते हैं कि ऋग्वेद में जैसे हम पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में या डाइटीज के बारे में, उसी तरीके से हम वेद में पढ़ते हैं कुछ चैंटिंग्स, मंत्रास के बारे में कि किस तरीके से एक रिचुअल को परफॉर्म किया जाए। और सामवेद में हम देखते हैं म्यूजिक, मेलोडीज के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसी तरीके से अथर्ववेद में हम किसी बीमारी से किस तरीके से निजात पाया जाए, वो सारे तरीके देखते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो इन वेदों से जो चीजें हमने ली हैं, उनको हमने हिंदू लॉ में समाहित किया है। तो इसलिए इनको हमने क्या, ये वेदास क्या है, ये सेजेस के द्वारा गॉड से सुनी गई चीजें हैं, और इनको फिर कलमबद्ध कर लिया गया। ठीक है, तो जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने, सेजेस ने, सेंट्स ने सुना है गॉड से, उसको उन्होंने कलमबद्ध किया और उसको उन्होंने बोला श्रुति। और वो किस फॉर्म में आए, हमारे जितने भी वेद हैं, उनसे जुड़े उपनिषद हैं, वो सब हमारे क्या है, एंशियंट सोर्सेज हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स आता है वो है स्मृति। तो देखिए स्मृति मतलब कुछ रिमेम्बर करना, कुछ याद करना, जो याद रह गया, स्मृति। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जब भगवान ने जो भी, जैसे मैंने बोला कि वेदों का जन्म कैसा हुआ, कि जो भगवान ने बोला वो ऋषि मुनियों ने उसको कलमबद्ध किया और वेद के फॉर्म में आ गया। तो स्मृति में क्या हुआ, कुछ चीजें जो हमारे सेजेस को जो याद रह गई, तो उन्होंने उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने शब्दों में लिखा। जैसे मनुस्मृति है, तो ये क्या है, ये भी अपने शब्दों में लिखी गई है। ठीक है, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति क्या है, वो उन्होंने अपनी रचना की है। जो भी उनको, जो कुछ भी थोड़ा बहुत याद रह गया, ठीक है, जो भगवान ने आके बोला, उसमें से उन्हें जो कुछ याद रह गया, उसमें थोड़ा सा उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके उसको लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, धर्मशास्त्र है, धर्म सूत्र है, ये सब हमारे पास स्मृतिज हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल आपको पता होना चाहिए स्मृति क्या होता है। ठीक है, तो श्रुति स्मृति में ये अंतर है कि श्रुति जो डायरेक्टली सुना गया और वो एज इट इज कलमबद्ध कर दिया गया, और उनमें हमारे सारे वेद आ जाते हैं। ठीक है, और स्मृति जो याद रह गया और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में सेजेस के द्वारा या जो उस जमाने के स्कॉलर्स होते थे उनके द्वारा लिखा गया। ठीक, इसके बाद आते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट।
तो देखिए कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट जो है इसको हम हिंदी में भाष्य और निबंध भी बोलते हैं, ठीक है। तो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट क्यों आए, क्योंकि ऐसा होता था कि हमने बताया कि स्मृति में क्या हुआ कि हो सकता है कि एक स्कॉलर का ओपिनियन दूसरे स्कॉलर से डिफरेंट रहा हो, क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जो उन्होंने रिकॉल करके लिखी हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस हो सकता है, दो स्कॉलर्स, दो सेजेस के किसी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस हो सकता है, इस को लेकर उनमें मतभेद हो सकता है। तो इसीलिए उसके ऊपर जब मतभेद हुआ तो फिर कमेंट्रीज और डाइजेस्ट का जन्म हुआ, ठीक है। तो इनको भी फिर स्कॉलर्स के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है, उस जमाने में जो भी स्कॉलर्स थे। तो बेसिकली इसमें जो दो मेन हमारी कमेंट्रीज और डाइजेस्ट निकल के आते हैं वो है मिताक्षरा और दयावा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जाके हिंदू लॉ के दो स्कूल अलग अलग बन गए, एक मिताक्षरा स्कूल बन गया और एक दयाभाग स्कूल बन गया। तो इन्हीं मिताक्षरा और दयाभाग पे पूरा हिंदू लॉ हमारा सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स सब बेस्ड है, ठीक है। तो कमेंट्रीज डाइजेस्ट में क्या आया, मिताक्षरा और दयाभाग। अब देखिए मिताक्षरा 11th सेंचुरी की और दयाभाग 12th सेंचुरी का है। तो मिताक्षरा के जो राइटर हैं वो है विज्ञानेश्वर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मिताक्षरा के जो राइटर हैं वो है विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने जो याज्ञवल्क्य स्मृति है बेसिकली ये उसके ऊपर लिखा है, ठीक है। मिताक्षरा क्या है, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर लिखा गया कमेंट्री है। कि इसके बाद जो दूसरा आता है दयाभाग, दयाभाग किसने लिखा है, दयाभाग लिखा है जिमुत वाहना ने, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डाइजेस्ट है सारे कोड्स का। तो ये जिमुत वाहना ने लिखा है 12th सेंचुरी में, और इसको हमने बोला दयाभाग। तो यही बाद में जाके हिंदू लॉ के स्कूल्स बन गए। बेसिकली इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम लेंगे कि मिताक्षरा और दयाभाग में क्या क्या है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में मिताक्षरा प्रिवेल करता था, सिवाय बंगाल को छोड़कर, बंगाल आसाम को छोड़कर। मिताक्षरा प्रिवेल करता था मिथिला में, बनारस में, द्रविड़ और महाराष्ट्र में। लेकिन जो दयाभाग था वो बंगाल और असम में प्रिवेल करता था। तो ये चीजें क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप ये जानिए कि मिताक्षरा और दयाभाग आपके दो बहुत बड़ी कमेंट्रीज हैं। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है और दयाभाग और इनके राइटर्स को अक्सर एग्जाम में पूछा। इसके बाद श्रुति क्लियर, स्मृति हो गया, कमेंट्री डाइजेस्ट हो गया। हम बात करेंगे अब कस्टम्स, ठीक है। कस्टम, कस्टम क्या है, कोई रिवाज। तो बेसिकली आज हम जैसे हम देखते हैं अपने समाज में कि कस्टम चली आ रही कि जो लड़की, जैसे लड़की पैदा होती है घर में तो हमें पता है कि कल को वो बड़ी होगी, फिर उसकी शादी होगी। तो ये क्या है, एक कस्टम चला आ रहा है, ठीक है। फिर कल को फिर वो किसी की फैमिली से जुड़ेगी, फिर वहां पर उसके आगे परिवार चलेगा, पीढ़ी चलेगी। तो ये एक कस्टम सा बना हुआ है। या हम देखते हैं अपनी मैरिजेस में 7 फेरे हो रहे हैं, ठीक है। मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, मांग भरी जा रही है, फूलों की माला पहनाई जा रही है, ये सब क्या है, कस्टम है, ठीक है। तो कस्टम भी जो हमारा जो पुराने समय से जो चलन में आ रहा है उसको भी हमने हिंदू लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना है, ठीक है। लेकिन कस्टम को एक सोर्स बनाने से पहले कुछ चीजें हैं जो कस्टम को फुलफिल होनी है। मतलब एक वैलिड कस्टम होगा तभी वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स होगा हिंदू लॉ का, ठीक है। और वैलिड कस्टम क्या होता है, वैलिड कस्टम के कुछ असेंशियल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं कि कोई भी कस्टम अगर उसको हमें सोर्स बनाना है किसी लॉ का, तो वो एंशियंट होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि हम 4-5 सालों से कोई चीज फॉलो करते आ रहे हैं और उसको हमने बोल दिया कि ये कस्टम है और अब से ये सोर्स ऑफ लॉ है, नहीं। वो कस्टम इतना पुराना होना चाहिए कि वो शायद हमें याद भी ना हो, कि फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, ठीक है। वो 20 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है, 40 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, या 150 साल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कस्टम ऐसा होना चाहिए जो अनएम्बिगुअस हो, मतलब क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। विवाद मतलब कि कुछ लोग उसे मान रहे हैं, कुछ लोग उसे नहीं मान रहे हैं। तो कस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबके द्वारा अपनाया जाए, सबके द्वारा उसको माना जाए, क्लियर प्रथा हो, ठीक है। जैसे हमें पता है कि 7 फेरे, तो हमें पता है कि 7 जो फेरे हैं
वो क्लियर है, साथ ही लेने हैं, सभी को साथ लेने हैं, ठीक है। वो अलग बात है, कहीं कहीं पे कस्टम अभी भी 4 फेरों का भी है, कहीं पे 3 फेरे भी होते हैं, तो ये मैंने देखा है कई जगहों पर। लेकिन जनरल जो कस्टम है वो है 7 फेरों का, ठीक है। तो कस्टम ऐसा होना चाहिए जो अनएम्बिगुअस है, जिसपे किसी को कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। उसके बाद कस्टम रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। रीजनेबल मतलब कि वो सभी की डिमांड को सेटिस्फाई करे, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सबको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये नहीं है कि एक ग्रुप को वो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे ग्रुप को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो रीजनेबल होना चाहिए। इसके अलावा कस्टम मोरली साउंड होना चाहिए। मोरली साउंड का मतलब होता है कि समाज में उसकी एक्सेप्टेंस है। कस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, ठीक है। इसके बाद ये अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा लॉ बनाया गया है उसके ये कंफॉर्मिटी में होना चाहिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। और यूनिफॉर्मली ये सबके द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, जो भी कस्टम है सब उसको, वो मतलब वो एक तरीके से सभी लोग उसको माने, ये उसकी एक एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। तो जब इस तरीके की कंडीशंस फुलफिल होंगी, कस्टम में ये सारी चीजें आएंगी, तो हम मानेंगे कि एक वैलिड कस्टम है, और इसीलिए इसको वैलिड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हम मानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके एंशियंट सोर्सेस थे, श्रुति, स्मृति, कमेंट्री और कस्टम। इसके बाद आते हैं आप मॉडर्न सोर्सेस पे। तो मॉडर्न सोर्सेज में हम सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेशन की, ठीक है। तो लेजिस्लेशन, जैसे मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जब भारत आ गए, तो उन्होंने देखो कि यहाँ पर बहुत सारा रिलीजन है, जातियां हैं, प्रजातियां हैं, बाइफर्केशन है बहुत सारी चीजों में। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारी चीजों को कोडिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो कोडिफिकेशन होता है किसी भी चीज का, तो उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिंदू कोड बनाया गया था वो 1944 में सर बेनिगल नरसिंह राव, ठीक है, इनका नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था। तो सर बेनिगल नरसिंह राव जो थे वो कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक हिंदू कोड बिल बना था। जितने भी हिंदूज हैं उनके मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस को गवर्न करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस बिल में कुछ चीजें ऐसी थी जो जिसका कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद फिर इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर इस बिल को बाइफरकेट किया गया, और इसमें से कुछ प्रोविजंस जो है मिताक्षरा और दया भाग के डाले गए थे, और कुछ प्रोविजंस जैसे कि जो सिविल मैरिजेस होती हैं, जो स्पेशल मैरिजेस होती हैं, उनको इस कोड के दायरे से बाहर कर दिया गया था, और उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में रखा गया था। तो खैर उसको हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट, ये जितने भी एक्ट कल मैंने आपको बताए थे, उनके आने से पहले एक हिंदू कोड बना था, जो कि एक तरीके से यूनिफॉर्म कोड था सभी के लिए, लेकिन जिसका कि प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद इसको बाइफरकेट करके दोबारा से इस पे बहस हुई, पार्लियामेंट में दोबारा से इस पे डिबेट्स हुए, और उसके बाद इसको फिर से पास किया गया, ठीक है। तो जो जो प्रोविजंस इसमें सही थे, सबको मान्य थे, वो पास कर दिए गए, और वो बन गए कुछ हिंदू मैरिज एक्ट, कुछ बन गया हिंदू सक्सेशन एक्ट, कुछ बन गया हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। तो ये जितने भी एक्ट हैं ये सब क्या है, लेजिस्लेशन है, ठीक है। लेजिस्लेशन क्या होता है, जो बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट होता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून होता है, उसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं, और इसीलिए इसको हमने मॉडर्न सोर्सेज में रखा है। तो पार्लियामेंट जो भी बनाती है उसका कोडिफिकेशन करती है, उस लॉ को कोडिफाई कर देती है, उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं, और इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स आता है प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है जुडिशियल डिसीजन। तो देखिए जुडिशरी भी हमारा जो है लॉ मेकिंग का काम करती है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म आपने सुना होगा कि कई चीजें ऐसी है जहां पर पार्लियामेंट या सरकार जो है कोई ऐसा इफेक्टिव लॉ नहीं दे पाती है, या इफेक्टिवली लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है,
तो उस केस में हमारे जजेस भी जो हैं बहुत सारे रूल्स बना देते हैं, गाइडलाइंस जारी कर देते हैं, डायरेक्शंस दे देते हैं, ऑर्डर्स दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट हो जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हाई कोर्ट को मान्य है, जो हाई कोर्ट ने कहा वो लोअर कोर्ट को मान्य होता है, ठीक है। लोअर कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मानना होता है। तो प्रेसिडेंट बेसिकली जजमेंट लॉज हैं, जो जजेस के द्वारा जो किसी केस में गाइडलाइंस दी जाती है या डायरेक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो बेसिकली प्रेसिडेंट होती हैं। तो उनको भी यहाँ पर एक लॉ के सोर्स के तौर पर मान्यता दी गई है, ठीक। और जो लास्ट इसमें जो सोर्स है मॉडर्न सोर्सेज में, वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। तो देखिए यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। जहाँ पर जब डिस्प्यूट में, सपोज दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ और वहां पर कोई कानून खामोश है, मतलब कानून में कुछ लिखा ही नहीं है, या पहले से कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है किसी जज के द्वारा, या किसी केस में ऑलरेडी ये चीज डिसाइडेड नहीं हुई है, ठीक है, और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो उस केस में जजेस क्या करेंगे, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस लगेंगे, मतलब उन्हें जो सही लगेगा, जो बेसिक वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, जो नॉर्म्स होंगे, जो फेयर प्ले होगा, ठीक है। जहां पर कानून काम नहीं करेगा वहां पर आपका आपका कॉन्शियस क्या कहता है, ठीक है, ये काम करेगा। तो जजेस ऐसा है कि कुछ केसेस में इसको भी अप्लाई करते हैं, जहां पर उनको लगता है कि कानून नहीं है, या कानून में ऐसा कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है कि इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उस केस में वो अपने कॉन्शियस के बेसिस पे, जो उन्हें सामने लगता है, ठीक है, जो उन्हें फेयर लगता है, उसके बेसिस पे वो किसी भी केस को डिसाइड करते हैं। तो ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस भी क्या है, एक मॉडर्न सोर्स की तरह काम करता है हिंदू लॉ, ठीक है। तो ये आपके कुछ मॉडर्न सोर्सेस थे, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा और डिटेल में बुक में। तो फिलहाल आपको जो आपका स्टडी का दायरा रखना है वो इन्हीं, ये 6-7 जो मैंने सोर्सेज बताए हैं इन्हीं पे रखना है फोकस। तो ये आपका एंशियंट और मॉडर्न सोर्सेज था। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।